मैं ईरान बोल रहा हूं। मैं आदिकाल से अनंत तक मेरी यात्रा पर आपको लेकर जाऊंगा, जहां आपको इजराइल और ईरान यानी कि मेरे बीच अनबन के कारण भी पता चलेंगे। इसके बाद आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि महाभारत काल में ईरान भी इस विशाल भारत खंड का हिस्सा था और ईरान के कुछ राजाओं ने महाभारत जैसे विशाल युद्ध में भाग लिया था। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मेरी पहचान जो कि आर्य और फारसी धर्म से थी, उसको मिटाकर इस्लामिक कर दिया गया। दोस्तों, ईरान की इस रहस्यमय यात्रा पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं किस विषय पर वीडियो चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाले विषय पर अगला वीडियो लाएंगे। ईरान के इस वीडियो को देखने के लिए हमारे 2 दर्शकों ने कमेंट किया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए अब हम यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम ईरान संस्कृत शब्द आर्यन से आया है, जिसका अर्थ होता है आर्यों की भूमि। यह नाम उस समय से मेरे साथ जुड़ा हुआ है जब आर्य जातियां मेरी भूमि पर आकर बसी। इन आर्य जनजातियों के आगमन ने मेरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दिशा को आकार दिया। तो क्या आर्य भारत और ईरान दोनों में थे? लगभग 600 ईसा पूर्व जरथुस्ट्र नाम का एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने फारसी धर्म, जिसे ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की। उन्होंने अहुरा मज़दा, एक सर्वोच्च देवता की उपासना की शिक्षा दी और अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष के विचार को प्रोत्साहित किया। जरथुस्ट्र के धार्मिक दर्शन ने तेजी से फैलकर मेरी भूमि पर गहरी जड़ें जमा ली। तो क्या फारसी और हिंदू धर्म एक समान है? इसके बाद फारसी धर्म ने मेरे यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस धर्म ने मेरे लोगों को नैतिकता, अधिकार और धार्मिक उत्तरदायित्व की शिक्षा दी। इस्लाम का आगमन मेरी भूमि पर 7वीं शताब्दी में हुआ, जब अरब आक्रमणकारियों ने ईरानी साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण ने मेरे धार्मिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। शुरुआत में इस्लामी शासन का सामना करने के लिए कई प्रतिरोध थे, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम ने मेरी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं में गहरी जड़ें जमा ली। तो क्या ईरान के बाद भारत पर इस्लामियों ने आक्रमण किया? इस धार्मिक परिवर्तन ने मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में गहरे परिवर्तन किए। पारसी मंदिरों की जगह मस्जिदों ने ले ली और इस्लामी कानून ने मेरी कानूनी और नैतिक ढांचे को आकार दिया। हालांकि पारसी धर्म के अनुयायी भी कुछ एक मात्रा में आज तक मेरी भूमि पर मौजूद हैं। आज की तारीख में एक इस्लामिक गणराज्य हूँ, जहाँ अधिकतर शासन धार्मिक नेताओं के हाथ में होता है। मेरे यहाँ एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था है, जिसे विलायत ए फकी कहा जाता है। मेरा सर्वोच्च नेता, जिन्हें आयतुल्लाह कहा जाता है, उनके पास देश की महत्वपूर्ण नीतियों पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो क्या भारत में भी इस्लामिक शासन में ऐसे ही राज चलता था? मेरी जनसंख्या लगभग 83 मिलियन है, जो मुझे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। मेरी भूमि अनेक भौगोलिक विशेषताओं से भरी पड़ी है, जिसमें उत्तर में कास्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी शामिल है। मेरे पश्चिम में इराक है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान है, दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान और पूर्व में अफगानिस्तान स्थित है। तो क्या भारत से मेरी सीमाएं कभी नहीं मिलती थी? मेरी धरती के खजाने में कई स्वादिष्ट व्यंजन है, जैसे कि कबाब, घौर में सब्जी और फैसेंजान। मेरी भूमि पर आपको विश्व धरोहर स्थल मिलेंगे, जैसे कि परसेपोलिस और नक्श ए जहान स्क्वायर। मेरी शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है और यहाँ कई उच्च शिक्षण संस्थान भी हैं, जो विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित हैं और उनका नाम है। तो क्या फलों का राजा आम मेरे यहाँ नहीं है? मेरे और भारत के बीच के संबंध आदिकाल से हैं। हमारी सांस्कृतिक और व्यापारिक बातचीत हजारों वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही व्यापारिक मार्गों के जरिए हम जुड़े हुए हैं। भारतीय उत्पादों जैसे कि मसाले और रेशम मेरी भूमि से होकर पश्चिम देशों तक जाते रहे हैं। और आगे मैं जो महाभारत के युद्ध में आए मेरे राजाओं की कहानी और नाम बताऊंगा, उनको सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मेरे यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा फारसी है और भारत देश में हिंदी बोली जाती है। मेरी राजधानी तेहरान मेरे दिल की धड़कन है। ये शहर मेरी संस्कृति, राजनीति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। तेहरान की गलियां और चौराहे आपको मेरे इतिहास और आधुनिकता की झलकियां दिखाते हैं। मेरी मुद्रा ईरानी रियाल मेरी आर्थिक पहचान का प्रतीक है। मेरा राष्ट्रीय खेल कुश्ती मेरी बहादुरी और शौर्य की परंपरा को दर्शाता है। मेरे प्रमुख निर्यात में कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, फल और ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं। अब महाभारत और मेरा मौजूदा भूमि ईरान से आए राजाओं की चर्चा करें। ईरान और इजराइल के बीच के विवाद को अच्छे से समझते हैं। मेरा और इजराइल का झगड़ा 1979 की ईरानी क्रांति के बाद शुरू हुआ, जब मैंने स्वयं को इस्लामिक गणराज्य के रूप में पुनर्स्थापित किया और अपने देश
की नीतियों में एक धार्मिक मोड़ लाया। मेरी नई सरकार ने इजराइल के प्रति अपने विरोध को खुलकर व्यक्त किया, जिससे पहले से ही मध्य पूर्व में चल रहे धार्मिक और क्षेत्रीय संघर्षों में और बढ़ोतरी हो गई। मेरा मुख्य आरोप ये है कि इजराइल फिलिस्तीनियों की अधिकारों का हनन कर रहा है और इजराइल का मानना है कि मैं मध्य पूर्व में अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हूँ। इसी कारण से दोनों देशों के बीच की तलवारें हमेशा म्यान से बाहर ही रहती हैं। आज भी हमारे बीच का तनाव कम नहीं हुआ है। वक्त के साथ साथ यह तनाव और गहरा होता जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय गठबंधन भी शामिल हैं। हम दोनों देशों के बीच यह खाई इतनी आसानी से पाटी नहीं जा सकती और इसका प्रभाव मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह तनाव न सिर्फ हम दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी एक संकेत है कि किस प्रकार धार्मिक और राजनीतिक विचार विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। पारस, यह नाम विशेष रूप से महाभारत काल में प्रयोग में आया, जब मेरी भूमि और इसके शासकों का वर्णन किया गया। पारस नाम की उत्पत्ति फारसी शब्द फारस से हुई है, जो आज के ईरान के एक बड़े भूभाग को दर्शाता है। महाभारत काल में तत्कालीन ईरान के भूभाग शासित कई राजाओं का उल्लेख आता है, जिसे महाभारत के काल में पारस के नाम से जाना जाता था। आज आपको राजा सुदक्षिण की वीर गाथा का विस्तार से वर्णन करूंगा। यह गाथा न केवल मेरे योद्धा की बहादुरी की कहानी है, बल्कि यह मेरे देश की सांस्कृतिक विरासत और मेरे लोगों की शौर्यपूर्ण परंपरा का प्रतीक भी है। राजा सुदक्षिण पारस देश के महान सम्राट थे, जिनकी क्षत्रिय धर्मी योद्धा के रूप में पहचान थी। वे कौरवों के समर्थक थे और धर्म युद्ध में उन्होंने अपनी सेना के साथ कौरवों का पक्ष लिया। उनकी सेना विशेष रूप से प्रशिक्षित थी और उनके पास विशाल घोड़ों और रथों की महान शक्ति थी। महाभारत में राजा सुदक्षिण की वीरता का वर्णन है, जिसमें उन्होंने अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से वे अर्जुन के सामने उतरे, जो महाभारत के महान नायकों में से एक थे। इस युद्ध में राजा सुदक्षिण ने अपनी साहसिकता और निष्ठा के साथ युद्ध किया। मैं इसी वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि राजा सुदक्षिण, जो कि ईरान से थे, अर्जुन के सामने टिक पाए या युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा सुदक्षिण की कहानियां आज भी मेरी भूमि पर प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी वीरता और समर्पण के उदाहरण के रूप में उनके चरित्र को याद किया जाता है। उनकी गाथा सिखाती है कि वीरता केवल युद्ध में जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने धर्म और नीति के प्रति सच्ची निष्ठा में होती है। मैं ईरान समझ सकता हूँ कि आज की तारीख में हमारी और भारत की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हो चुकी हैं। भूभाग अलग हैं, लेकिन अंतरात्मा से हम एक ही हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि मौजूदा वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत का मेरा साथ देना बेहद कठिन है, परंतु मैं भारत के साथ हमेशा खड़ा होते आया हूँ। वैश्विक परिदृश्य कुछ भी रहा हो, ईरान और भारत के साथ बेहद मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हो सकता है भारत के हित में कुछ और बात हो और मेरे हित में कुछ और बात हो। बहुत से मुद्दों पर हमारे मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कुछ ही वर्षों पूर्व तो मैं ईरान और भारत एक ही भूमि को साझा करते थे। हमारी भूमियों की सीमाएं आपस में मिलती थी, लेकिन भारत के 1947 के बंटवारे के बीच में एक देश खड़ा कर दिया, जिसका नाम पाकिस्तान है। मेरी रसोई से निकलने वाले व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मेरा राष्ट्रीय व्यंजन, जिसमें भुने हुए कबाब को चावल के साथ परोसा जाता है। इसी के साथ घोर में सब्जी और फेसिन जान, इसको खाए बिना आप रह नहीं पाओगे। मेरे पारंपरिक पहनाव में क्या शामिल है? चादर, जो कि महिलाओं को सर से पांव तक ढक कर रखती है, इसको आप बुर्खा भी कह सकते हैं। मांटो, एक प्रकार का लंबा कोट जो सार्वजनिक स्थलों पर महिलाएं पहनती हैं। लबास, मेहनती पुरुषों का पारंपरिक कार्यकर्ता पहनावा। मेरे यहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रेमी जोड़े एक दूसरे को चूमने या गले लगाना कानूनी अपराध माना जाता है। मेरे यहाँ शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह से वर्जित है। मेरे यहाँ कई वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी है। मैं ईरान के अंदर की टॉप 10 घूमने की जगह आपको बताने वाला हूँ। परसेपोलिस, ईरानी साम्राज्य की प्राचीन राजधानी। इस्फहान का नक्शे जहान स्क्वायर, विश्व के सबसे बड़ी शहरी स्क्वायर में से। शिराज बाग-ए-एरम, शिराज का बाग-ए-एरम खूबसूरत बगीचा जो अपने फूलों और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। तेहरान का गुलिस्तान पैलेस, शाही महल जो अपनी वास्तुकला और सजावटी कला के लिए जाना जाता है। मस्जिद-ए-जामे, ईरान की सबसे पुरानी अभी भी सेवा में मौजूद मस्जिद। काशान की फिन गार्डन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल है। कंदवान ट्रेगलोडाइट गांव, चट्टानों में बने प्राचीन घर। तबरीज का बाजार, एक विशाल बाजार जहां आप ईरानी हस्तशिल्प और कालीनों को खरीद सकते हैं। कास्पियन सागर के किनारे, आरामदायक समुद्र तट और सुंदर प्रकृति का नजारा। कौम की मस्जिद, धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल। मैं ईरान आपको महाभारत में लड़ने वाले उस महान योद्धा के बारे में बताता हूँ कि कैसे स्वयं काल के स्वरूप कृष्ण भगवान, जिनके रथ के सारथी थे, उस महान योद्धा अर्जुन से युद्ध लड़ा। राजा सुदक्षिण ने विशेषकर युद्ध के 14वें दिन अर्जुन के साथ युद्ध किया। इस दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी
और सुदक्षिण उनके प्रतिरोध में खड़े थे। राजा सुदक्षिण अपनी सेना के साथ युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे और उन्होंने अर्जुन को रोकने का प्रयास किया, परंतु इस घटनाक्रम में अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। राजा सुदक्षिण की मृत्यु महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक मोड़ थी, जो कि कौरवों के पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी। उनकी वीरता और युद्ध के प्रति समर्पण को महाभारत के विविध अध्याय में वर्णित किया गया है और यह आज भी मेरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नाइस या शाबाश लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ये भी बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर देखना है। इसी के साथ मैं ईरान आपसे अलविदा लेता हूँ।